अगर आपके जी टीवी स्टूडियो के बाहर कोई पकौड़े बेचता है और शाम को 200 रुपये कमा करके घर जाता है, उस व्यक्ति को आप रोजगार मानोगे कि नहीं मानोगे? आपको जानकर आज बड़ी हैरानी होगी कि भारत के ज्यादातर स्कूलों में 5वीं कक्षा के बाद से ही परीक्षाओं में नकल शुरू हो जाती है। सर समझ ही सकते हैं, लेकिन जो हम पे बीत रही है वो हमें ही पता है। मैं नहीं चाहता कि हमारा लड़का भी पकोड़े बेचे। एकदम से इन्होंने एक नोटिस निकाल के पूरा झटके में सब सारे सपनों को तोड़ दिया। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? मेरा नाम है नावेद और आप देख रहे हैं मेरे साथ में स्ट्राइड ड्रीम। शायद 140 करोड़ की जनसंख्या में सरकार को ये भी मालूम ना हो कि कितने बेरोजगार इस देश में रहते हैं। सरकार कह रही है कि आज बेरोजगारी की दर कम हुई है, लेकिन सरकार की नज़र में जो रोजगार है वो क्या है पता है आपको? सरकार की नज़र में रोजगार है कि भैया आप पकौड़ी तलो, चाय बेचो, ये सारे के सारे काम करो, उसकी नज़र में यही रोजगार है। एक MA करा हुआ बच्चा, B.Ed करा हुआ बच्चा, PhD करा हुआ बच्चा, MBA करा हुआ बच्चा, आप उससे कह रहे हैं कि ठीक है आप पकौड़ी तलो, यही सब आपके लिए रोजगार है। ये तो नाइंसाफी है सर। एक बात जानकर आपको बड़ी हैरानी होगी कि भारत में अनपढ़ व्यक्ति ना के बराबर बेरोजगार है, लेकिन पढ़े लिखे व्यक्ति लगभग 80% से ज्यादा बेरोजगार हैं। मानो कि शिक्षा उनके रोजगार में बाधा बन रही है। देखिए एक सिंपल सा एग्जांपल बता देता हूँ। एक अनपढ़ व्यक्ति होता है, वो बेचारा कोई भी काम उसके लिए हो वो कर लेता है, उसको कोई दिक्कत नहीं रहती, कोई शर्म नहीं रहती। लेकिन वही एक व्यक्ति जो पढ़ा लिखा होता है वो नहीं कर सकता हर काम। उसके पीछे का रीजन है क्योंकि उसने अपनी लाइफ के लगभग 18-19 साल अपनी पढ़ाई में निकाल दिए और उसका बचपन से ही एकमात्र सपना होता है कि मुझे अफसर बनना है, आगे बढ़ना है। अफसर भी ना बन सके लेकिन कुछ भी लोग मेरी इज्जत करें, सम्मान करें, लेकिन उसके बाद उसको बेचारे को उस तरह के काम करने को मिलते हैं। आपको थोड़ा सा अजीब लग रहा होगा, लेकिन देश में आज जो नफरत का माहौल है इसका भी एकमात्र कारण बेरोजगारी है। जानते हैं कैसे? चलिए बताता हूँ मैं आपको कैसे। जब आदमी बेरोजगार होता है तो वो भीख मांगना शुरू कर देता है, भीख मांगने के रास्ते पर चला जाता है कि भाई तू 50 रुपए दे दे, तू 100 रुपए दे दे, तू 150 रुपए दे दे। और फिर वही व्यक्ति जब बेरोजगार होता है तो वो व्यक्ति बेचारा चोरी चकारी की तरफ चला जाता है। इस तरह की जो वारदातें होती है वो बढ़ने लगती है। और जो सबसे मेन बात है वो ये है कि बेरोजगार व्यक्ति सबसे ज्यादा नेताओं के पिट्ठू बन के रहते हैं। नेताओं को तो ऐसे लोगों से फायदा होगा ना, नेता उससे कहेगा कि भैया आपकी नौकरी उसने खा ली, आपकी नौकरी उसने खा ली, और फिर वो फैलाएगा नफरत। जितनी नफरत उतना वोट, जितनी नफरत उतना वोट। हर किसी का, हर पार्टी का, कोई एक पार्टी का नहीं है, ये सभी पार्टियों की बात बता रहा हूँ मैं। पॉलिटिक्स नाम ही इसका है, इसको लड़ाओ तो उसका वोट लो, उसका लड़ाओ उसका वोट लो, यही चीज पॉलिटिक्स में चलती है। खैर यहाँ पॉलिटिक्स की बात नहीं हो रही है, क्योंकि अनपढ़ और बेरोजगार लोग नेताओं की बातों में बड़ी जल्दी आ जाते हैं और फिर खेल शुरू होता है नफरत का। और अगर कोई व्यक्ति रोजगार की मांग भी कर रहा है तो उसके सामने कह दिया जाता है कि आपकी नौकरियां तो रोहिंग्या खा गए। सर रोहिंग्या की बात बताऊं मैं आपको, मैंने थोड़ी सी रिसर्च की है रोहिंग्या पर। सर एक चपरासी की नौकरी के लिए भी इतना ज्यादा वेरिफिकेशन होता है कि आदमी जमीन से लेकर आसमान तक के कागज खोज कर सरकार को दिखाता है। तो जरा सोचिए कि जिनके पास में कोई कागज ही नहीं है वो आपकी नौकरी कैसे खा सकते हैं। और चलो ठीक है, मान लो एक चीज, तो जम्मू, हैदराबाद, नू और दिल्ली सहित भारत में लगभग 40,000 रोहिंग्या शरणार्थी हैं। और वो 40,000 लोग कहाँ कहाँ रह रहे हैं? वो 40,000 मैं बता देता हूँ। कुछ झुग्गियों में रह रहे हैं, कुछ पुलिस की हिरासत में हैं, और कुछ रह रहे हैं शिविरों में, और जिनमें से अधिकांश के पास में तो डॉक्यूमेंट ही नहीं है। लेकिन एक बात है कि सही आंकड़ा सरकार के पास भी मौजूद नहीं है। और जब हमारी सरकार ने बांग्लादेश से पूछा कि भैया आपके यहाँ के जो शरणार्थी हैं वो हमारे यहाँ पे क्यों आ रहे हैं, तो बांग्लादेश ने जवाब दिया कि ऐसा है, हमारा देश जो है ना वो गरीब नहीं है और हमारी अर्थव्यवस्था जो है ना वो आपसे बेहतर है। तो सवाल ही नहीं उठता कि हमारे यहाँ के लोग आपके यहाँ पर आए, वो भी शरणार्थी बन के। और ये जवाब किसका था? ये जवाब था बांग्लादेश के गृह मंत्री अजदुस्मान खान ने। और चलो मान लो कि उनकी वो बात भी झूठी है, आदमी हवा हवाई बात तो करता ही है, लेकिन फिर भी क्या हमारे भारत में नौकरी लगना इतना आसान है? जो कोई भी आदमी अगर कह रहा है कि भैया आपका हक तो रोहिंग्या खा गए, जो देश का पक्का नागरिक है ना उसके लिए भी भारत में सरकारी नौकरी पाना लोहे के चने चबाने जैसा है। देखिए मैं रोहिंग्या की यहाँ पे ना वकालत नहीं कर रहा हूँ, मैं तो कह रहा हूँ जितने भी है सबको भेजो निकाल के, लेकिन कम से कम लोगों को ये कहकर तो आप गुमराह मत करो कि रोहिंग्या आपकी नौकरी खा गए, रोहिंग्या ये खा गए, रोहिंग्या वो खा गए। हमारे मौजूदा प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने 2014 में एक अभियान में कहा था कि हम लोग
2 करोड़ नौकरियां हर साल भारत में पैदा करेंगे। जबकि ये उनकी गलती थी सबसे बड़ी, क्योंकि कोई भी सरकार 2 करोड़ नौकरी हर साल पैदा ही नहीं कर सकती। लेकिन एक काम है सरकार का, एक काम जो सरकार कर सकती है वो है कि शिक्षा अच्छी कर सकती है, जिससे कि लोगों को नौकरी आसानी से मिल सके। और अगर नौकरी है भी नहीं तो वो अपने आप में इतना ज्यादा विकसित हो जाए कि उसे नौकरी की जरूरत ना पड़े। और दूसरी चीज, अगर कोई व्यक्ति आगे बढ़ना चाहता है या अपना कोई बिजनेस शुरू करना चाहता है तो सरकार उसे बिना शर्तों पर लोन दे दे और उससे कहे कि तू बिजनेस कर, तू नुकसान की परवाह मत कर। और फिर देखो, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ने और इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट डेवलपमेंट ने साथ में मिलकर इंडिया डेवलपमेंट रिपोर्ट 2014 तैयार की थी। इस रिपोर्ट के हिसाब से अगर भारत में 100 बेरोजगार हैं तो उन 100 बेरोजगारों में लगभग 83 बेरोजगार पढ़े लिखे हैं। और इस रिपोर्ट के मुताबिक सन 2000 में जो पढ़े लिखे युवा थे वो थे 35%। आज 2022 में उनकी संख्या बढ़ के कितनी हो गई? 65%। मतलब ये है कि पढ़ाई लिखाई तो बढ़ रही है लेकिन रोजगार नहीं बढ़ रहा। जो पढ़े लिखे हैं उनको रोजगार ही नहीं मिल रहा, बेचारों को परेशान है। रिपोर्ट में भारत के युवाओं के डिजिटल लिटरेसी के बारे में बताया गया है और इसी कारण भारत के युवाओं को रोजगार में दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। 90% भारतीय स्प्रेडशीट में मैथ्स के फार्मूले लगाने में असमर्थ हैं। भारत में 60% युवा ऐसे हैं जिनको की कॉपी पेस्ट करना तक नहीं आता। लगभग 75% युवा ऐसे हैं जिनको अटैचमेंट के साथ में ईमेल भेजना नहीं आता। नर्सरी लेवल से लेकर के स्नातक तक का शिक्षा का लेवल इतना बेकार हो चुका है कि मत पूछिए। सच बताऊं तो अब पढ़ाई में बिल्कुल भी किसी तरह का कोई दम नहीं रहा। हो सकता है कि आपको मेरी बात हजम ना हो, लेकिन सच यही है। एक तो भारत में रोजगार की कमी और ऊपर से इतनी बेकार सी शिक्षा हमें दी जा रही है, इतना पंगु सा सिस्टम हमारे लिए बना रखा है कि आप मत पूछो। पता नहीं हमें और हमारे देश के बच्चों को किस तरह की शिक्षा पढ़ाई जा रही है। आदमी BA, MA, PhD तो कर लेता है लेकिन उसे चपरासी की नौकरी तक नहीं मिलती, क्योंकि वो व्यक्ति पढ़ने लिखने के बाद भी उतना योग्य नहीं हो पाया कि वो चपरासी की जो एलिजिबिलिटी है उसको भी पास कर सके। पता है सबसे बड़े अफसोस की बात क्या है कि भारत का 38% जो युवा है ना, वो बेरोजगारी की वजह से अपना आत्मसम्मान खो चुका है। उसको घर पे कोई इज्जत नहीं मिलती, कुछ नहीं होता। वो युवा ना भिखारी बन चुका है। कभी उससे पैसे मांगता है, कभी इससे पैसे मांगता है, कभी उधर से लेता है, कभी उधर से लेता है। उसके अंदर आत्मसम्मान नहीं रहा बेचारों के पास। कारण क्या है? भारत की खराब स्कूली शिक्षा जो है ना, समय के साथ साथ आदमी की जिंदगी भी बर्बाद कर रही है। जो अमीरों के बच्चे हैं ना, वो तो उन्हें भेज देते हैं अच्छे अच्छे प्राइवेट स्कूल में, लेकिन जो गरीबों के बच्चे होते हैं उनका क्या? उनको कह दिया है कि बेटा ठीक है आप पढ़ो, आप मिड डे मील खाओ, आप ये करो, आप वो करो, बस छुट्टी। क्या कर रही है सरकार? इतना सा हाथ में जो है ना बजट लेके और उड़े फिर रहे हो आप लोग। शुक्र करो सर कि भारत जो है ना कृषि प्रधान देश है। और इसमें भी एक बात आपको बता दूं, भारत में ना अर्ध बेरोजगारी सबसे ज्यादा है। एक बात एग्जांपल के तौर पे आपको बता देता हूं कि जैसे मानो कि 1 एकड़ का खेत है और वो खेत केवल एक आदमी के लिए पर्याप्त है, लेकिन उसी एक खेत में आदमी लग जाए 10, क्या होगा? यही तो अर्ध बेरोजगारी है। ये काम तो है लेकिन इतना सा। सरकार को चीजों के बारे में सोचना चाहिए। भारत में बेरोजगारी तब तक दूर नहीं होगी जब तक कि शिक्षा का स्तर बेहतर नहीं होगा, जब तक कि सरकार लोगों को लोन नहीं देगी बिना शर्त के। जैसे मैं अपने ऊपर एग्जांपल लेता हूँ कि मेरे पास में इतने ज्यादा आइडिया है, मैं चाहता हूँ कि यार अगर मैंने इस काम को यहाँ से किया तो काम हो जाएगा और मैं इतना पैसा कमाऊंगा कि मैं और 1000 लोगों को रोजगार दे दूंगा, लेकिन मेरे पास में इस वक्त पैसा नहीं है। तो मैंने सोचा कि यार ऐसा है कि भैया हल्का सा लोन ले लेता हूँ मैं। जब लोन लेने के लिए गया तो लोन में क्या व्यवस्था कर रहे हैं? अपनी जमीन दिखाओ, आप गिरवी क्या रखोगे? अरे भैया अगर गिरवी रखने कुछ होता तो तुम्हारे पास में लोन लेने के लिए क्यों आता? तो बच्चों के लिए लोन की शर्तें ऐसे होनी चाहिए, या तो ठीक है कि भैया आप उसकी डिग्री पे दे दो लोन, उसके आईडी को देख के लोन दे दो तो ठीक है, लेकिन आप संपत्ति देख रहे हो उसकी, ये ठीक नहीं है। तब तक भारत की व्यवस्था ठीक नहीं हो सकती जब तक कि आप भारत में इस तरह की चीजें करेंगे। तो ठीक है दोस्तों, अगर यहाँ तक आए हैं तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय।